हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। दूसरा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, मतलब पथ कैसा होगा अगर उस पर मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए। और क्षेत्र के अगर लंबवत प्रवेश कराया जाए तो उसका पथ कैसा होगा। फिर हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप को पढ़ेंगे कि किसी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फिर जो आगे ऐसा टाइम के हिसाब से देखा जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाएगा। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो यहाँ पे आवेशित कण को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे और वो क्षेत्र में गति करेगा। मतलब कि वो अपने आप, उसे हमें बाह्य बल लगा करके गति नहीं कराना है, छोड़ देना है। तो वाल में अगर धन आवेश होगा तो क्षेत्र के डायरेक्शन में गति करेगा, ऋण आवेश होगा तो क्षेत्र के विपरीत करेगा। तो मतलब इस केस में वो गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा। ठीक, तो हम कॉमन रूप से एक चार्ज Q लेंगे। वो मतलब क्षेत्र के ही दिशा में गति करेगा, मतलब उस पर वैद्युत बल ही काम करेगा, बाह्य बल नहीं। तो पहले बता दिया कि धन आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो कॉमन रूप से हम लिखेंगे कोई आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है तो वो क्षेत्र में गति करेगा और गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा। तो हम उसके काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का हमें व्यंजक लेना है। इस पे न्यूमेरिकल दिया आता है। हम लिखेंगे कि माना यम द्रव्यमान का एक आवेश Q है, एक आवेश Q, एक माना यम द्रव्यमान के एक आवेश Q को एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, रखा जाता है। तो आवेश Q पर क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत बल F क्या हो जाएगा, क्षेत्र के कारण लगने वाला Q × E। इस बल के कारण आवेश में उत्पन्न त्वरण, भाई त्वरण होगा तो वेलोसिटी भी होगी, न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हो। इस बल के कारण आवेश में उत्पन्न त्वरण, यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करता है तो x दूरी तय करने में कण द्वारा अर्जित वेग क्या होगा। मतलब यदि आवेश विद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करता है, x दूरी तय करने में यदि आवेश, यहाँ लिख देते हैं आवेश द्वारा सीधे विद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करने में अर्जित वेग, गति के तीसरे समीकरण से, क्या होगा, u² + 2ax। यहाँ L भी ले सकते हैं। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, यहाँ एक इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो हमारा उसके द्वारा अर्जित वेग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आया 2qEx/m। ठीक,
यदि x दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा b हो, यदि x दूरी पर स्थित बिंदुओं का विभवांतर क्या हो, डेल्टा v हो, तो हम जानते हैं अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा v अपान x। ऐसा विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग पढ़े थे। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उनके बीच की दूरी का अनुपात जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वहाँ माइनस तो ये बताता है कि क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। ठीक, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में इस वेलोसिटी का रिलेशन पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा वी की जगह ई एक्स की जगह डेल्टा वी रख देंगे। तो यहाँ देखिए ई एक्स है, यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा 2q डेल्टा वी अपान एम। तो ये एक रिलेशन बनेगा इसका। ठीक, यहाँ से देख रहे हैं कि बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ई किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा वी। ठीक, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देख लेते हैं, हाफ mv² होती है। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस पे क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या निकल के आता है। चलिए, अब देखिए कि हम जानते हैं कि कण के द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा क्या है, आवेशित कण द्वारा, आवेशित कण की क्या है गतिज ऊर्जा, या आवेशित कण द्वारा अर्जित काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। v की वैल्यू, v² की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2q डेल्टा v अपान m। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, q बड़े डेल्टा v। देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी यही फार्मूला आ गया, और हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी किया गया कार्य का भी यही फार्मूला होता है। तो इन दोनों रिजल्ट पे न्यूमेरिकल अक्सर आता है, इन दोनों रिजल्ट पे, कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या किया गया कार्य निकालना है। तो आप अगर स्वतंत्रता पूर्वक क्षेत्र में छोड़ देंगे चलने के लिए, तो वो मूव करेगा क्षेत्र के डायरेक्शन में। अगर धन आवेश होगा और ऋण आवेश होगा विपरीत, तो वो काइनेटिक एनर्जी अर्जित करेगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी के रूप में। लेकिन अगर हम क्षेत्र के विपरीत जबरदस्ती अगर उसको लेके मूव आ रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जितना घटेगी उतना ही बढ़ती है। तो यानी कि जब हम किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित कराते हैं, तो विस्थापित करने में किया गया कार्य जो होता है, या तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है, या तो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर क्षेत्र की डायरेक्शन में अपने आप मूव करेगा तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, या मूव कराना होगा तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित। तो इस पे इन दोनों पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल जो होता है वो फार्मूला बेस्ड ही आता है। ठीक, जैसे इसमें मास ये सब दिया है, तो बी पूछ लेगा कितना है। चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे, वहाँ उसका मास। कभी कभी परीक्षा में इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मास, प्रोटॉन दे दिया प्रोटॉन का आवेश मास, चार्ज तो सेम होगा, मास डिफरेंट। हीलियम कण दे दिया तो उसका मास, उसका चार्ज। ठीक, तो चलिए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित
जो कण है उसका गमन पथ लेंगे, यानी ट्रैजेक्टरी, यानी गमन, आवेशित कण का गमन पथ। आवेशित कण का ही लिख देते हैं गमन पथ, मतलब वो रास्ता जो तय करेगा वो किस शकल का होगा, मतलब किस आकृति का होगा, पैराबोला होगा कि सरल रेखी होगी कि कैसा होगा। तो चलिए, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, ट्रैजेक्टरी, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर एक आवेशित कण को अगर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाए तो उसका पथ कैसा होगा। अगर लंबवत प्रवेश कराया जाए तो उसका पथ कैसा होगा, उसकी ट्रैजेक्टरी, गमन पथ देखना है कि किस टाइप का पथ चलेगा, पैराबोला चलेगा, सरल रेखा में चलेगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, परवलय होगा, क्या होगा, वो एक रिजल्ट आएगा, एक समीकरण आएगा, उस समीकरण को देख करके हम लोग बताएंगे कि क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं दो प्लेट ले रहे हैं, और ये ऊपर वाली ऋण आवेशित है मान लीजिए, और यहाँ नीचे एक प्लेट ले रहे हैं जिस ये धनावेशित प्लेट है, और इसमें हम एक पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं। आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। फर्क है कि मोमेंट उसका, भाई नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव उसके उल्टे जाता है विद्युत क्षेत्र में। पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज क्षेत्र के विपरीत। और क्षेत्र हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है, और इन प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इस समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, यम द्रव्यमान का एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से, v वेग से इसके लंबवत हम लोग प्रवेश कराते हैं। तो इसके अंदर की गति बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि परवलय, उसकी प्रक्षेप गति, यानी कि जो गति गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत होती है, गुरुत्व बल के अंतर्गत होती है, वो प्रक्षेप गति होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी गति करता है। वहाँ भी वो दो गतियों का रिजल्टेंट होती है, एक ऊर्ध्वाधर गति होती है, एक क्षैतिज गति होती है। तो ऊर्ध्वाधर गति में एक फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके अंतर्गत गति करता है, और क्षैतिज डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम करता है, इसलिए क्षैतिज दिशा वाली गति अत्वरित होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, त्वरित गति होती है। उसी तरह इसमें भी जैसे ये प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होता तो नीचे की डायरेक्शन में लगता। तो फोर्स है तो इसका मतलब त्वरण है, तो यानी ऊर्ध्वाधर गति जो होगी वो त्वरित होगी, और क्षैतिज डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। तो क्षैतिज डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए ये वाली गति अत्वरित होगी, मतलब जिस वेलोसिटी से ये कण में प्रवेश करेगा क्षैतिज उसी वेग से जाएगा, क्योंकि जब फोर्स लग ही नहीं रहा है तो जो उसको एक बार फोर्स दे दिया गया, वेग दे दिया गया, उसी वेग से वो चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो जीरो माना गया है। एयर का फ्रिक्शन है, किसी का होगा, जो चार्ज को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ को जीरो माना गया, तो उसी वेग से ये चलता जाएगा, क्योंकि जहाँ फोर्स नहीं है वहाँ उसके त्वरण में, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जैसे प्रवेश करता है तो तुरंत इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ये ऊपर की दिशा में विक्षेपित होना शुरू हो जाता है। ऐसे मतलब उसका अपने वेग से कुछ अंदर आ जाता है, फिर उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। तो मानते हैं कि ये t समय में जो है x दूरी क्षैतिज तय करता है, मान ले। ये जो क्षैतिज दूरी है
t समय में और ऊर्ध्वाधर दूरी y चलता है t टाइम में। t टाइम में जो है वो x दूरी जो है तय करता है 36 और y दूरी तय करता है ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक, तो t समय में क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, t समय में क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x जो होगा वो v गुणे t, वेलोसिटी v है, यानी यहाँ से t निकालना होगा तो हमें x बटे v समीकरण, क्योंकि देखिए ये वेग उसका कांस्टेंट रहेगा, जिस वेग से प्रवेश करेगा उसी वेग से क्षैतिज दिशा में आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में थी। ये गति जो एक्सेलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है, यानी कि विद्युत बल के अंतर्गत ये गति हो रही है, तो इसका जो वेग चेंज हो रहा है। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जिसका जो प्रारंभिक वेग होगा 0 होगा, क्योंकि शुरू में ऊर्ध्वाधर तो फोर्स लग नहीं रहा, जब ये कण इसके अंदर प्रवेश करता है तब तो फोर्स लगना शुरू होता है, तो ऊपर की दिशा में तब वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, तो प्रारंभ में तो इसकी ऊपर की डायरेक्शन में वेग 0 ही रहेगा। इसीलिए अब t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी, t समय में कण द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी y बराबर, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे uxt हाफ ay t स्क्वायर, इस दिशा में इसका जो त्वरण है वो ये है इसके अंतर्गत, और इस डायरेक्शन का जो त्वरण है वो क्या है 0। अब क्या है समीकरण 1 से, यानी हम क्या करते हैं ना कि पथ निकालने के लिए एक्सप्रेशन में t गायब करते हैं, तो हमारा मेन मकसद होगा t को एलिमिनेट कर दीजिए, गायब कर दीजिए, एक्सप्रेशन अपने आप मिल जाएगा, समीकरण गमन पथ का समीकरण मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर ना, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा ये तो 0 हो गया, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है। ए वाई और t की वैल्यू क्या, x बटे v का स्क्वायर। अब चूंकि ए वाई क्या होता है, तो ए वाई का मान जो होता है वो f बटे m होगा, कण का द्रव्यमान m, और ये होगा q ही क्षेत्र, और ये ठीक ऐसा हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं कि उसके ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होगा फोर्स बटे मास, फोर्स कितना लगेगा क्षेत्र की डायरेक्शन में, क्यू ही लगेगा। अब इस हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, क्यू ई 2m एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर सही है। y बराबर क्यू ई बटे एम हो गए यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर हो गए। तो ये एक्सप्रेशन अगर हम इसको इस तरह से लिखें, हाफ क्यू ई एम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह से होता है सी एक्स स्क्वायर, मतलब सी को कांस्टेंट मान लिया ये। तो ये समीकरण क्या निरूपित करता है, यह एक परवलय को निरूपित करता है। तो यह एक परवलय का समीकरण होता है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर, वाई बराबर कांस्टेंट होता है, उसके साथ उसका वेरिएबल लगा रहता, y जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो फलन है, तो वो पैराबोला को निरूपित करता है। आप ज्योमेट्री में देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में, तो पैराबोला का जो समीकरण होता है यही होता है। तो यह एक परवलय को निरूपित करता है, निरूपित
करता है, अतः आवेशित कण का गमन पथ एक परवलय होता है, एक परवलयाकार होता है। गमन पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ये परवलयाकार मतलब ऐसे, इस तरह से, तो यानी कि ये ऐसे बना रहा है पथ, तो ये परवलयाकार होता है। ठीक, तो जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ परवलयाकार होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो परवलय का समीकरण होता है। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में थोड़ा कुछ और बता दें। चलिए, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला हम जो x बराबर यानी दूरी पर चाल गुणे समय तभी लगा सकते हैं कि जब मोशन अत्वरित रूप से, यानी कण के वेग में कोई चेंज ना हो, यानी उसके अनुदिश कोई त्वरण ना लग रहा हो, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, जो चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन अगर एक कण में एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तब गति का समीकरण निकालते हैं, दूरी निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने, गति के तीनों समीकरण यूज करते हैं। ठीक, और ये गतियाँ, दो गतियों का जो है रिजल्टेंट होती है, एक क्षैतिज गति, एक ऊर्ध्वाधर, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ना ये इसको डिस्टर्ब करता है, ना ये इसको डिस्टर्ब। लेकिन ये वाली गति जो है अत्वरित रूप से हो रही है, इसके डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और ऊर्ध्वाधर एक फोर्स लग रहा है तो ये त्वरित हो रही है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, इस पर एक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसका मान जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है। और यहाँ से दो समीकरण निकाल करके टी की वैल्यू इसमें रख देंगे, आ जाएगा। मेन मकसद हमारा टी को गायब करना होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आया, ये आया है QE 2mv² आया। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि मान देख रहे हैं कि y जो है मास के जो है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये बता रहा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका विक्षेप कम होगा y डायरेक्शन में, यानी वो ऊपर की डायरेक्शन में, यानी फोर्स के डायरेक्शन में विक्षेपित कम, और जो हल्के कण होंगे उसका विक्षेप ज़्यादा होगा। तो अर्थात ये चीज़ यहाँ पे ये निकल के आई कि भार कण के अपेक्षा, यानी भारी कण में प्रोटॉन हीलियम का नाभिक आएगा, इलेक्ट्रॉन का विक्षेप ज़्यादा। भारी कण के अपेक्षा हल्के कण का विक्षेप, भारी कण के अपेक्षा हल्के कण अधिक विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होते हैं। भारी कण के अपेक्षा हल्के कण अधिक विक्षेपित होते हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसके लिखें, तो कण की जो काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे वो प्रवेश कर रहा है, वो 12mv² है। तो यहाँ पे QE है, x² है, अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि निकल के आएगा QE x² 4k। तो ये काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हो गया विक्षेपण का।
QE x² / 4k। ये y डायरेक्शन में विक्षेपण है, ये x डायरेक्शन का है, चली गई दूरी है। और ये काइनेटिक एनर्जी 12mv² होता है। इसी वेलोसिटी से वो प्रवेश किया था, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो x डायरेक्शन में यही होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी का इस y से रिलेशन है। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने एक दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो हम यहाँ पढ़ेंगे किसी निकाय की। जैसे सिंगल चार्ज की तो स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। एक सिंगल चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से कहीं पे लाएंगे तो उसको लाने में कोई काम नहीं किया जाएगा। सिंगल चार्ज अगर है उसे हम ऐसे ही फाइनाइट पे रखा हुआ थोड़ा सा धक्का देंगे, वो अपने आप कहीं आना होगा तो आएगा, फिर जहाँ उसको रोकना होगा हम थोड़ा सा फोर्स लगा के रोक देंगे। तो उसको आने में कोई विरोध करने वाला यानी कोई चार्ज नहीं होता है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता ताकि उसको विरोध करे, तो इसीलिए वो अपने आप आता है, उसे लाना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए किसी सिंगल चार्ज की जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो 0 होती है। तो सिंगल चार्ज की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0। विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है किसी निकाय की होती, किसी सिस्टम की होती, सिंगल चार्ज की नहीं। और एक चीज़ और है इसमें कि आप लोग जो पढ़े हैं कि जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के बराबर होता है, ऐसा हमने वीडियो लेक्चर में बताया था। और जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो तो डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, जिसको हम लोग UF - UI कहते हैं। वो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, या यही बराबर हो सकती है पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन क्या है वहाँ पे एक शर्त यह है कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या है? 0 है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, या एक्सटर्नल फोर्स के पास किया गया कार्य के पॉजिटिव मान के बराबर होती है। लेकिन ये शर्त मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है, लेकिन ये ट्रू होने के लिए ये कंडीशन है। और ये भी जो कंडीशन है वो इसी के लिए है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जब हम आनंद से जो चार्ज लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर वो बहुत धीरे धीरे लेके आना, बहुत स्लोली लेके आना, मतलब धीरे धीरे उसके काइनेटिक एनर्जी में अत्वरित रूप से लेके आना है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तभी डिफाइन होगी। मान लीजिए ये तो डिफिनीशन है, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किए गए कार्य मतलब संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है।
तो चलिए हम लोग जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की होती क्या है डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। तो एक चीज ये है कि विद्युत बल मतलब है कि दो आवेशों से बने निकाय को निर्मित करने में कुछ काम करना पड़ता है। मतलब दो बिंदु आवेशों से बने निकाय को निर्मित करने में कुछ काम करना पड़ता है, निर्माण करने में। वही काम जो है उस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और एक चीज और है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वो चीज लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। तो हम जो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे वो बिंदु आवेशों के एक निकाय के लिए निकालेंगे, सिंगल चार्ज के लिए तो नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी सिस्टम की होती है। किसी किसी किताब में दिया भी है सिंगल आवेश की स्थितिज ऊर्जा पता नहीं क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो आवेशों के निकाय की होती है, क्योंकि सिंगल चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ता है। वर्क डन जीरो, नो पोटेंशियल एनर्जी, नो वर्क डन। तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा सिस्टम की ही होती है। तो हम उसकी जो डिफिनीशन है उसे लिख लेते हैं कि बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हालांकि हम दो आवेश का निकालेंगे, उसके आधार पे कई आवेशों का निकाल सकते हैं। बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों से बने निकाय को बनाने में किया जाता है। आवेशों के उस निकाय को बनाने में किया जाता है। आवेशों के उस निकाय को बनाने में, रचना करने में किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि बिंदु आवेशों से बने निकाय का निर्माण करने में, रचना करने में कुछ कार्य किया जाता है और वही कार्य जो है वो उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या उसी को हम लोग बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसको रचना करने में कुछ काम किया जाएगा। जैसे एक चार्ज है, उसके पास दूसरा चार्ज लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो वही वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। इस बारे में हमने जो इसका पहला वीडियो लेक्चर था उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया भी था, वहीं से शुरुआत हमने किया था। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया था।
कि किसी चार्ज के पास अगर कोई दूसरा चार्ज है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि उसे हमने रिलीज करते हैं तो मूव करने लगता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो आती कहाँ से? वही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो बिंदु आवेशों की निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य के बराबर मानी जाती है जो उन आवेशों को पहले कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे रखेंगे, मतलब उनकी वो जीरो पोजीशन पे रखेंगे। मतलब है कि अनंत पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव भी जीरो होता है। तो उनकी जीरो एनर्जी की स्थिति से उनको दूसरी स्थिति में ला करके जो निकाय की रचना करना पड़ता है, को रचना करने में जो काम करना पड़ता है वही उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस निकाय में संचित हो जाता है। तो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय को बनाने में किया जाता है, जो कार्य वही इनके निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम लोग क्या बनाते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है जानते हैं, बताने की क्या जरूरत है? ऊर्जा है तो जूल होता है, और बीमा जो इसकी हो जाएगी वो ml²T-2 होती है, तथा यह एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, तथा यह एक अदिश राशि है। ठीक, तो ये तो डिफिनीशन थी कि बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वो उस कार्य के बराबर होती है जो इनको पहले अनंत पे लेके चले जाते, अनंत से ला करके उस निकाय को रचना करने में जो काम किया जाता है। बिंदु आवेशों से बना निकाय है ना, तो जिस चार्ज से निकाय बनता है पहले अनंत पे ले जाएंगे, फिर अनंत से वो चार्ज को बारी बारी से लाएंगे, ला करके उनकी स्थितियों तक, और उसका रचना करने में जो काम करना पड़ता है वही काम उन सिस्टम में जो निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये है डिफिनीशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मिटा करके हम जो अपना अब मेन फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि दो बिंदु आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। ठीक, चलिए। तो हमारी हेडिंग है दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों से बने निकाय मतलब सिस्टम की निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, दो बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे चाहे तो आगे लिख लीजिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब मानेंगे कि दोनों बिंदु आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। माना दो बिंदु आवेश क्या है? माना दो बिंदु आवेश क्या है? Q1 व Q2 है। अब इनको इन्हीं से इनकी रचना करनी है। मान लीजिए कि O पॉइंट पर Q1 है और R दूरी पर Q2 है P पॉइंट पे।
यानी कि प्रारंभ में इनको कहाँ पहले रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है। Q1 Q2 को इनफाइनाइट पे रखना है। इनकी जो इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इनका जो पोटेंशियल ये भी 0, और यहाँ से लाना है इनको इनकी स्थितियों तक, यहाँ से लाना है इनको इनकी स्थितियों तक। तो प्रारंभ में हम कहाँ लेके चले जाएंगे दोनों को, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट परिभाषा में लिखा है ना कि इनफाइनाइट से उन आवेशों को ला करके इनकी स्थितियों तक इस निकाय को रचना करने में जो काम किया जाता है वही इनके अंदर पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इनफाइनाइट पे रखेंगे, इनफाइनाइट से इनको इनकी स्थितियों तक लाना है। ठीक। अब क्या है कि चार्ज Q1 को अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने तो फिगर बना दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। समझाने के लिए क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। अब पहले यहाँ पे आवेश Q1 है, इसको यहाँ पे लाना है, इनकी जहाँ पे हमें सिस्टम निर्माण करना वहाँ तक लाना उनकी स्थिति। तो जाहिर सी बात है Q1 को मान लीजिए यहाँ वो पॉइंट पे लाना है तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज का विरोध करने वाला यहाँ ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई चार्ज है। भाई ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है और ये मीडियम में कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज को क्या करिए, धीरे से पुश कर दीजिए, तो वो वहाँ से धीरे 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 चलता हुआ चला आएगा। कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे 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 यहाँ पोजीशन पे आ जाएगा। फिर रोकना है, धीरे से फोर्स लगा के यहाँ पे रोक दीजिए। तो इसीलिए चार्ज Q1 को यहाँ बनाएंगे कि आवेश Q1 को, आवेश क्या है, आवेश जो है Q1 को बिंदु O तक लाने में, यहाँ पे है ना, आवेश Q1 को बिंदु O तक लाने में कोई काम नहीं किया जाएगा। लाने में किया गया कार्य 0 होगा। लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W1 मान लेते हैं 0 होता है या होगा, 0 होता है या होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका विरोध करने वाला चार्ज नहीं है, यानी इस पे कोई विद्युत बल नहीं लग रहा। ठीक। तो आवेश Q1 को बिंदु O तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे कि Q2 को लाएंगे एक पॉइंट P पर, लेकिन इस चार्ज से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पे चार्ज को लाना है। Q2 को कहाँ लाना है, इतनी चार्ज पे लाना है, मतलब ला करके एक सिस्टम बनाना है। तो लाने में, अब Q2 को लाने में कितना काम किया जाएगा, अब ये Q1 के क्षेत्र में Q2 को लाया जाता है। Q1 के क्षेत्र में क्या लाया जाता है, Q2 को लाया जाता है। यानी Q1 की उपस्थिति में अब Q2 को अनंत से लाने में कितना काम किया जाएगा। तो आप लोग एक जानते हैं ये फार्मूला कि वर्क डन जो होता है वो Q इंटू ये होता है, ऐसा पीछे आया है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए Q1 को लाने में तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन Q2 जब लाएंगे तो Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, यानी कि Q1 की उपस्थिति में Q2 को लाने में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये उसको पुश करेगा वापस जाने के लिए, यानी विद्युत बल लगाएगा, तो उसके विरोध में हम लेकर के यहाँ तक आएंगे इसकी स्थितियों तक, तो उसको लाने में काम किया जाएगा। ठीक ना। तो Q1 की उपस्थिति में आवेश Q2 को उसकी स्थिति P तक
स्थिति P पर, बिंदु P है ना, लाने में किया गया कार्य W2 क्या होगा? किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं। क्या हो जाएगा? Q2 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है कि P पॉइंट पर पोटेंशियल, यानी इनफाइनाइट से P के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वही Q2 जो होगा गुणे Q2 को अनंत से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापन। Q2 को अनंत से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है यहाँ पे। वही तो लिखा ना, Q1 की उपस्थिति में आवेश Q2 को उसकी स्थिति बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य W2। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये डेल्टा V जो है वो अनंत और P के बीच का विभवांतर है, यानी वही Q2 को अनंत से P तक लाने में विस्थापित करने में ये किया गया कार्य तो हमने लिख ही दिया। Q2 को कहाँ से कहाँ तक लाना? अनंत से P तक लाने में, यानी विस्थापित करने में किया गया कार्य जो होता है वो आवेश और उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। ऐसा हमने पीछे नोट में लिखवाया भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा V जो होता है अनंत और बिंदु P के बीच का क्या है? विभवांतर। यानी कि Q2 को अनंत से बिंदु P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है? W आवेश गुणे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जिसके बीच वो विस्थापित किया गया है। तो दो अनंत और बिंदु P के बीच का वो विभवांतर होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q2 गुणे विभवांतर को कहाँ से कहाँ तक लाया गया है? BP कहाँ से लाया गया है? इनफाइनाइट तक। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 गुणे ये इसका वो तो 0 हो गया, यानी कि BP। ठीक, यानी अब हमारा फार्मूला ये हो गया। अब हम BP निकालेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? BP, यानी कि वो पोटेंशियल किसके कारण होगा? Q1 के कारण बिंदु BP पर उत्पन्न विभव क्या होगा? BP क्या है? यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण होगा ना। तो Q1 के कारण R दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या होगा? आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, ये विभव इसी के क्षेत्र में है ना ये, तो ये विभव BP जो होगा वो Q1 के कारण होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। Q1 से कितनी दूरी पे है? R दूरी पे, तो Q1 बटे R हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? अब वही BP का मान यहाँ पे रख देना है। तो जब हम BP का मान वहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो Q2 मिलेगा, अरे W2 मिलेगा, वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, सॉरी R। तो W2 का मान मिल गया। अब आवेशों को Q1 दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य क्या होगा? दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की, दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की रचना करने में
करने में किया गया कुल कार्य W क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो W1 तो 0 है, 0 प्लस W2 यानी हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। डिफिनीशन में हमने यही कहा था कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही जो है उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी उस कार्य के बराबर होती है जो उनको अनंत से उनकी स्थितियों तक ला करके उस सिस्टम की रचना करने में यानी निकाय बनाने में किया जाता है। तो इसीलिए U बराबर हमारा निकल के आया क्या, 1/4πε0 Q1/Q2। ये हमारा रिजल्ट निकल के आया जूल। ठीक, तो इसके जल्दी से वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो निकल के आई 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब यहाँ पे Q1 था R दूरी पर, P पर ये वो पॉइंट था, Q2 था। अब देखिए ये अब यहाँ पे ये Q1 Q2 को के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी U Q1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के। अगर इन दोनों में से कोई मान लीजिए Q1 ज़्यादा है तो हम जब Q2 को इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो ज़्यादा प्रतिकर्षण का विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो हमें और बल लगा के काम करना पड़ेगा, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। उसी तरह से अगर Q2 का मान ज़्यादा हो जाएगा तब भी दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, यानी हमें ज़्यादा फोर्स लगा के काम करना पड़ेगा, यानी हमें अधिक काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तब भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होते। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे दूरी का मान घटता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कोई चीज़ आवेश Q2 को W1 काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा W2, तो दूरी मान लीजिए R1 है। अब क्या है कि अब यहाँ से थोड़ा और बढ़ा करके Q2 को यहाँ लाया जाता है। अब इनके के बीच की दूरी क्या है, R2। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में W1 काम किया गया, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में तो और काम किया जाएगा। तो दूरी जैसे देखिए घट गई तो काम तो बढ़ गया W1 W2, इसका मतलब अधिक काम, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। कब, दूरी का मान घट गया। इसीलिए ये दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, इसीलिए ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चलिए इसमें कुछ चीजें नोट में लिख लिया जाए कि अगर दो धन आवेश हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लीजिए दो समान प्रकृति के दो सजाती आवेश हैं। पहली पॉइंट है कि दो सजाती आवेश अगर हैं तो उसको जब हम पास लाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। हम फोर्स लगा करके पास लाएंगे तो काम बाहर से करना पड़ेगा। दो सजाती आवेशों को पास लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। जब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और दो विजातीय आवेश को
जब पास लाना है तो उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप आते हैं। तो जब काम सिस्टम करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। ठीक। हाँ, जब उनको हम दूर लेके जाते हैं तब हमें काम करना पड़ता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और जब उनको हमें पास लाना होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि वो अपने आप आएंगे। उसी तरह से सजाती आवेश में जब पास लाना होगा तो हमें काम करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और जब हमें उन्हें दूर ले जाना होगा तो अपने आप जाएंगे, इसीलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है, वो मोशन में आ जाएंगे। भाई, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, छोड़ दिया गया, दूर भागने लगे तो उनके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। उसी तरह से जो विजातीय आवेश है तो उसमें होता अट्रैक्शन। दूर ले जाएंगे तो ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क करना पड़ रहा है, याद रखिए, जब वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कार्य धनात्मक हो। और जब वर्क सिस्टम करेगा, काम प्राप्त होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ऋणात्मक होगी। तो इसीलिए जब उनको हम पास लाएंगे तो पास छोड़ देंगे तो अपने आप पास आएंगे, तो मोशन में आ जाएंगे ना। तो मोशन का मतलब है कि उनकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक में बदल जाएगी, इसलिए वो घट जाएगी। तो वही चीज़ लिखना है कि 2 सजाती आवेश को, सजाती आवेशों को पास लाने में उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। मतलब पास ला करके अगर कोई सिस्टम बनाना है 2 बिंदु आवेशों को, जबकि दूर ले जाने में या दूर ले जाने में स्थितिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्या होगी? घटती। दूर ले जाने में वो अपने आप जाएंगे, सिस्टम काम करेगा। इसी तरह से 2 विजातीय आवेशों को, 2 विजातीय आवेशों को दूर ले जाने में उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, जबकि पास लाने में उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि काम प्राप्त होता है, स्वयं होता है, स्थिति सिस्टम काम कर घटती है। तीसरा है कि तीसरा कुछ है नहीं, तीसरा है कि अगर धन आवेश को छेद की दिशा में ले जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। वो चीज़ यदि वही धन आवेश हमेशा किधर गति करना चाहता है? छेद की दिशा में। तो वही धन आवेश जो है क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। जब गतिज बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। जबकि ऋण आवेश की छेद के विपरीत दिशा में, मतलब वो छेद के विपरीत दिशा में अपने आप मोशन करेगा। छेद की विपरीत दिशा में गतिज ऊर्जा बढ़ती है जबकि स्थितिज ऊर्जा घटती है।
घटती है। छेद की दिशा में गति करेगा तो उसकी गति जो है बढ़ती है, स्थितियाँ घटती है। ऋणावेश की छेद की बढ़ती है जबकि स्थितियाँ घटती है। और इसी का उल्टा भी होता है कि अगर धन आवेश को छेद के विपरीत ले जाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज घटती है। एंड वायस वर्षा होता है ना, वायस वर्षा कर सकते हैं। मतलब जिस इसका उल्टा भी ट्रू है, जस्ट अपोज उल्टा भी ट्रू है। जस्ट उल्टा समझ रहे हैं ना कि अगर धन आवेश को छेद के विपरीत लाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा ऋण आवेश को छेद के विपरीत ले जाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन छेद के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी। क्योंकि उसके चलने की जो दिशा होती है धन आवेश की छेद की दिशा में और ऋण आवेश की छेद के, तो जो उनके चलने की दिशा होती है स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर, वहाँ उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उस डायरेक्शन में, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो चलिए इससे जो है रिलेटेड एक दो सवाल देख लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। हालांकि हमें न्यूमेरिकल का के लिए एक जो है वीडियो लेक्चर करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोने पे प्लस चार्ज, माइनस भी रख सकते हैं, प्लस चार्ज रखा हुआ, डिस्टेंस ये और कुछ आज एक दो एग्जांपल देख लीजिए, इससे कुछ रिलेटेड सवाल जो है वो हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, खुद ही उसमें करेंगे। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितने सिस्टम बनेंगे दो बिंदु आवेशों को ले लेकर, क्योंकि हमने जो भी फार्मूला निकाला है वो दो बिंदु आवेशों को लेकर के ही बनाया है। तो आप दो दो बिंदु आवेश को लेकर के या तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 है तो पहले आप Q1 को लाएंगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आप Q2 को लाएंगे तो इसके क्षेत्र में इसको लाने में काम करना पड़ेगा, फिर इन दोनों के क्षेत्र में Q3 लाएंगे तो इन दोनों के कारण यहाँ पे विभव निकालेंगे और प्लस चार्ज को लिया विभवांतर या विभव निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। तो उस तरह से मतलब वही प्रक्रिया है जैसे हमने क्या किया था कि इसको लाए कोई नहीं काम किया गया, फिर Q2 को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य Q2 गुणे विभवांतर इस पॉइंट का या इसके कारण यहाँ पे विभव अब विभवांतर, उसी तरह से वो हो जाएगा। प्लस जब इन दोनों में इसको लाएंगे तो इसको लाने में किया गया कार्य जो होगा आवेश गुणे इन दोनों के कारण यहाँ नेट विभव का गुणा कर, हालांकि वो विभवांतर होता है क्योंकि एक पॉइंट कहाँ पे हमने ले रखा है इनफाइनाइट। और अब इसका फार्मूला जो है इस तरह से बनाएंगे तो कितने सिस्टम बनेंगे यहाँ पे देखिए, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए एक सिस्टम ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तीन बनेंगे। तो हम जो चीज़ कॉमन हो बाहर ले लेते हैं, एक बनेगा Q1 Q2 इसको लेकर के तो Q बटे A, एक बनेगा इसको लेकर के तो Q बटे A, बीच की दूरी, एक बनेगा इसको लेकर के तो Q बटे E। तो कुल कितना हो गया, U बराबर हो जाएगा 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, ये 1 2 3 3 Q स्क्वायर अपन A, क्योंकि Q स्क्वायर तो ये हो जाएगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से मान लीजिए अगर स्क्वायर है इसके कोनों पर Q प्लस माइनस भी रख सकते हैं,
जैसे इसमें एक माइनस होता तो एक घट जाता, तब 2 ही आता। वही क्या, एक ही आता है, एक कट जाता, हाँ एक ही आता। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें देखिए सिस्टम कितने बनेंगे, दो दो आवेश को लेकर, 1 2 3 4, और एक इसको लेकर बन जाएगा और एक इसको लेकर बन जाएगा, कुल मिलेंगे 6। तो सब बनेंगे कितना, 6। तो ये चीज़ कॉमन होती है सब में, तो ये बनेगा Q1 ए, मान लीजिए ए है, फिर उसी तरह से क्यू क्यू ए, क्यू क्यू ए, क्यू क्यू ए। अब दो ये दूरी अंडर रूट क्या हो जाएगी, 2a, यही ना भाई, ए है तो इसका विकर्ण अंडर रूट 2a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू क्यू अंडर रूट 2a, एक और हो जाएगी क्यू क्यू अंडर रूट 2a। बस इसको जोड़ दो, यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4a क्यू स्क्वायर ए हो जाएगा, 4q स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर अंडर रूट 2a। अब चाहे तो इसको हम करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो नीचे 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर अपान ए अंडर रूट 2q स्क्वायर अपान ए। ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें में कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4q स्क्वायर कॉमन हो सकता है, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 2, तो ये आंसर आ जाएगा। हमें अगर इसी तरह से पेंटागन दिया हो, हेक्सागन दिया हो, तो हम कितने कितने जोड़े बनाएंगे, या एक घन पे आवेश रखा हो तो कितना घन जोड़े बनाएंगे। तो अब उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये जिसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है n(n-1/2), मतलब युग्मों की जो संख्या है, दो बिंदु आवेशों को लेकर के बने निकायों की जो संख्या है, दो बिंदु आवेशों से बने निकायों की संख्या, दो बिंदु आवेशों को लेकर बने निकायों की संख्या निकालें। यहाँ पे n है आवेशों की संख्या, कितने आवेश है, यहाँ पे 3 आवेश थे, यहाँ पे 4 आवेश हैं। पेंटागन में 5 आवेश होंगे, यहाँ पे आप इसको रख के देख भी सकते हैं। n का मान वहाँ पे 3 था, तो 3 - 1/2, यानी कि 3 × 2/2 यानी 6/2 यानी 3 बना। यहाँ पे रख के देख सकते हैं कि अगर n का मान 4 है तो 4 - 1/2। n का मतलब, q का मतलब आवेशों की संख्या या साइडों की संख्या भी देख सकते हैं। तो ये हो जाए 4 × 3 = 12 मतलब 2 यानी कि 6। देखिए यहाँ पे 6 आया था। तो n आवेशों की संख्या है या साइडों की संख्या है, जो कह सकते हैं भुजाओं की संख्या है। तो ऐसे पेंटागन में 5 हो जाएगा, तो अगर n बराबर 5 है, 5 साइड है, यानी आवेशों की संख्या अगर 5 है, यानी कि ये है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 चार्ज होंगे। तो हमारे कितने सिस्टम बनेंगे दो बिंदु आवेशों को लेकर के, तो 5 - 1/2, 5 चौको 20 यानी कि 10 बनेंगे। तो ये जो है मैथ के उस सूत्र से आया है,
मैथ का जो ये होता है ना कॉम्बिनेशन, आप संचय पढ़े हैं ना, तो जैसे कि संचय में हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे कि 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, 4-4 का, तो जितने नंबर्स होते हैं उसको हम लिखते हैं NC2। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 3 साइड थी या 3 चार्ज था, तो हम 3 को लेकर के इसका बनाते थे। यहाँ पे 4 है तो 4C2 करते थे। तो NC2 यानी इसी से वो फार्मूला बना है कि 2 को लेके बनाना है। तो n को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फिर फैक्टोरियल n-2। इसको अगर हम फैलाएंगे तो वहीं से ये आया, इसको हम फैलाएंगे तो इसको लिखते हैं n-1 n-2, या हमें n-2 लिखना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं, या आगे लेके जाएंगे तो करते 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 1 3 2 3 1 तक पहुंच जाएगा। और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 2 है, n फैक्टोरियल 2 है, ये कट जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 1 तक। उसी तरह से फैक्टोरियल n का मतलब होता है n-1 n-2 n-3 3 2 1 इस तरह आता है। तो हालांकि यहीं से ये फार्मूला है। तो इस हमें युग्मों की संख्या निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आएंगे। इसका उपयोग है पोटेंशियल एनर्जी का। हालांकि ये जो U है हमने जो निकाला है, ये जो सूत्र जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का निकाला है 1/4πε0 Q1 Q2/r। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है क्योंकि इसका एक पॉइंट इनफाइनाइट पर होता है। जब तक हम इनफाइनाइट पे एक पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानेंगे तब तक हम इसको निरपेक्ष मान को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हालांकि निरपेक्ष मान तो डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस डिफाइन। हालांकि उसी तरह से विभव जो है वो डिफाइन नहीं है, वो विभवांतर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें इनफाइनाइट पे हमें पॉइंट पे 0 मानना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी और विभव को। तो इसीलिए इसका उपयोग कर सकते हैं हम निकालने में। जैसे कि कोई सिस्टम है, यहाँ पे मान लीजिए 2a है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स करके इस तरह कर दिया, a बना दिया, q। तो यहाँ से इस स्थिति में लाने में कितना काम किया जाता है, तो इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस करके 4 से गुणा कर देंगे। कितना काम किया जाता है जानते हैं, डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q गुणे डेल्टा V। सॉरी ये क्या होता है, यही ना होता है, W बराबर Q गुणे डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता रहेगा तो हम 4 से उसमें गुणा कर देंगे, या पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको निकालना है तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो हम वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी में जो है थोड़ा घालमेल हो गया है, तो मैं तो जैसे जैसे बताया हूँ आपने देखा ही है, तो आप समझ रहे हैं कौन चीज़ कहाँ है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में अगली टॉपिक लाएंगे जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी और द्विध्रुव को जो है समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। इसके बाद एक वीडियो लेक्चर बनेगा, थोड़ा लंबा होगा, वो होगा कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।